वेलकम बैक। आई एम मुसद्दाम सर फ्रॉम एसके इंस्टीट्यूट ओल्ड सिटी धौलपुर। आज आपका 6 नंबर का पॉइंट चलेगा पोजीशन। POSSESSION। देखिए इसमें 5 प्रकार की वर्ब होती हैं। वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू, वर्ब टू डेयर, वर्ब टू नीड, ETC। देखिए मैं एक एक करके सारी वर्बें आपको लिखाना जा रहा हूँ। वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव, ऐसे ही आप इन सभी को नोट करते जाएं। V1, V2, V3, B4 and B5, B4 and B5। ये टेबल आप साथ साथ बनाते जाएं। अब देखिए जो हमारी वर्ब टू हैव होगी, तो देखिए हैव, इसको आप इस साइड लगो। देखिए बी फर्स्ट क्या होता है, हैव। बी सेकेंड, इसकी वर्ब की सेकेंड वर्ब क्या होती है, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। देखिए हैव, हैड, हैड, हैविंग। देखिए B4 किसको बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, B4 बोलते हैं। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने ING लगा दिया तो ये B4 हो जाएगा। B5 हैज। अब होती है वर्ब टू, ये हो गई आपकी वर्ब टू हैव। अब आपकी आएगी वर्ब टू डू, वर्ब टू डू। अब देखिए डू, डू, डिड, डन, डूइंग, डस। तो डू, डिड, डन, डूइंग और डस। देखिए डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू, डू की सेकंड फॉर्म डिड, डू की थर्ड फॉर्म डन और डू की फोर्थ फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देते हैं, उसी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। देखिए वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई डू और उसमें ING और लगा दिया, तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। उसके बाद डस, फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, डस। इसी तरह वर्ब टू बी, VERB, वर्ब टू बी। इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब टू बी में M और R हो जाएगा। सेकंड वॉज वर, पास्ट में वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन, उसके बाद वीइंग, उसके बाद MR, वॉज वर, वीन, वीइंग, उसके बाद इज। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, MR हो गई, वर्ब की सेकंड वॉज वर, वर्ब की थर्ड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसको बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देते हैं तो वह वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई वी, उसमें ING लगा दिया तो विंग, वर्ब की कौन सी फॉर्म बन गई, फोर्थ फॉर्म बन गई। उसके बाद इज। अब वर्ब टू नीड, वर्ब टू डेयर। अब क्या आएगा फोर्थ नंबर, वर्ब टू नीड। तो देखिए नीड, नीड की नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। ये वर्ब की 5 फॉर्म हो गई, यानी कि नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। एक और रह गया आपका वर्ब टू डेयर, वर्ब टू डेयर,
वर्ब टू डेयर। अब देखिए डेयर, 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 डेयरिंग, डेयर्स, ये हो गई आपकी वर्ब की 5 फॉर्म। यानी कि डेयर, 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 डेयरिंग, डेयर्स। ओके, इन सभी को आप नोट कर लें पहले। अब देखिए आज आपका कौन से नंबर का पॉइंट चल रहा है? 6 नंबर का पॉइंट, जिसको कहते हैं पोजेशन। इन सभी को आप पहले नोट कर लें। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ब। अब देखिए आप एक नोट बना करके लिखें कि B3 और B4 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती हैं। ये हमेशा किसके साथ आती हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ आती हैं। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती हैं, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती हैं। नोट लिखो, V3 और B4 कभी भी अकेले नहीं आती हैं, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती है। यानी कि B3 इस जगह होगा, जैसे गो वेंट गोन तो B3 हो गया, तो B3 कभी अकेली नहीं आएगी, किसके साथ आएगी? हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी। ऐसे ही मान लो आप जैसे गोइंग तो B4 हो गया, गो वेंट गोन गोइंग यानी कि B4 हो गया, तो B4 अकेले नहीं आएगी, यानी कि B4 आएगी ना गोइंग, तो वो किसके साथ आएगी? हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी। हमेशा V3 और B4 कभी भी अकेले नहीं आती है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती हैं। देखिए मैं इसके लिए आपको 2 सेंटेंस देता हूं, तो आपको सही गलत अंतर समझ में आ जाएगा कि B3 और B4 कैसे आती हैं। देखिए जैसे he has gone, वह जा चुका है, या he gone। अब देखिए हमने क्या बताया, पहले आप नोट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें कि B3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, B4 यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती हैं, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती हैं। तो देखिए अब ये क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया। तो ये मेन वर्ब क्या है? ये B3 है, गो वेंट गोन, गो वेंट गोन, ये आपका B3 हो गया। तो B3 हो गया, तो हमने क्या बताया कि हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी। तो देखिए आपकी B3 है हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो आपकी B3 किसके साथ आई है? हेल्पिंग वर्ब के साथ आई है। और देखिए ये B3 है आपकी, ये अकेले आ गई है, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत होगा। आपने ऐसा सेंटेंस कहीं लिखा नहीं देखा होगा कि सब्जेक्ट और B3 आ जाए। तो देखिए हमने क्या बताया कि B3 इस जगह B3, B4 भी कर सकते हो इस जगह B3 और B4। कहने का मतलब ये है कि B3 और B4 कभी भी अकेले नहीं आती, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती हैं। देखिए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में गो वेंट गोन, तो ये किसके साथ आएंगे? हेल्पिंग वर्ब के साथ आइए। और ये आपकी B3 है, ये अकेली आ गई है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, तो इसलिए आपका सेंटेंस ये गलत होगा। देखिए एक सेंटेंस और देता हूं मैं आपको समझाने के लिए, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखिए ही इज गोइंग, वह जा रहा है, और दूसरा दे दिया ही गोइंग, ही गोइंग। तो देखिए हमने क्या बताया, अब देखिए गो वेंट गोन गोइंग, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? वर्ब की ये फोर्थ फॉर्म हो गई B4। तो देखिए B4
ये किसके साथ आई है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आई है। हमने यही नोट्स में लगाया, बार बार एक ही चीज़ बता रहे हैं कि B3 और B4 कभी भी अकेले नहीं आती हैं, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती हैं। तो देखिए ये आपका B4 है, तो B4 है और ये आपकी सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी मेन वर्ब हो गई। तो देखिए जो आपकी मेन वर्ब है B4 वह किसके साथ आई है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आई है, तो इसलिए आपका ये वाला सेंटेंस राइट होगा। और देखिए ये B4 है और ये अकेले आ गई है, तो ये सेंटेंस गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि B3 और B4 हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती हैं। अगर आप बी यानी कि वर्ब की आप फोर्थ फॉर्म देख रहे हैं और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपका सेंटेंस गलत होगा। ओके नेक्स्ट, इसको आप नोट कर लें। थोड़ा सा मैं साफ करता हूँ और नेक्स्ट आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। हाँ नोट करना है इसको। चलो देखिए थोड़ा सा मैं साफ करता हूँ और नेक्स्ट आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन या अदर वर्ब। अब देखिए जैसे हमने आपको एक सेंटेंस दिया, आई हैव अ कार, यानी कि मेरे पास एक कार है। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका, देखिए, और ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये क्या है, नाउन हो गया। अब देखिए यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं तो हेल्पिंग वर्ब अपना काम करती है और मेन वर्ब अपना काम करती है। जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो वही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है। क्या बताया हमने, यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं तो हेल्पिंग वर्ब अपना काम करती है और मेन वर्ब अपना काम करती है। लेकिन जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती है तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब बनना पड़ता है। यानी कि जो सेंटेंस में यदि मेन वर्ब नहीं होती है तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब बनना पड़ता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक विद्यालय में एक नौकर है, एक मालिक है, तो दोनों हैं अपनी अपनी जगह पर, तो मालिक अपना काम करता है और नौकर अपना काम करता है। देखिए ध्यान से सुनिए, एक विद्यालय में एक नौकर है, एक मालिक है, नौकर अपना काम करता है, मालिक अपना काम करता है। लेकिन जब मालिक नहीं आता है तो नौकर को किसका काम करना पड़ता है, मालिक का काम करना पड़ता है। यानी कि जब दोनों हैं तो वो अपना अपना काम करेंगे, मालिक अपना काम करेगा, नौकर अपना काम करेगा। लेकिन जब मालिक नहीं है तो नौकर को ही मालिक का काम करना पड़ता है, यानी कि नौकर को ही मालिक बनना पड़ता है। तो देखिए अब इसमें क्या है, अब आपकी मेन वर्ब नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब, ये आपका नाउन हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। यानी कि इस सेंटेंस में क्या है, मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब का अभाव है, तो इस हेल्पिंग वर्ब को क्या बनना पड़ेगा, मेन वर्ब बनना पड़ेगा। इसको क्या बनना पड़ेगा, मेन वर्ब बनना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब और ये नाउन, जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद हैव क्या है, आपका मेन वर्ब हो गया। अब आप कहेंगे सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब तब होगा जब हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ मेन वर्ब भी होगा, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब अदर वर्ब हो जाएगा। लेकिन जब मेन वर्ब नहीं होगा तो इस हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब बनना पड़ता है, राजी राजी नहीं, गैर राजी भी। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या नहीं है, इस सेंटेंस में मेन वर्ब का अभाव है, यानी कि मेन वर्ब नहीं है, तो इस हेल्पिंग वर्ब को ही, यानी कि इस समय क्या है, आप ऐसे समझ सकते हो, इस समय स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, मालिक नहीं है, तो इस नौकर को ही मालिक का काम करना पड़ता है। ये हेल्पिंग वर्ब थी, अब ये क्या है, मालिक बन गई, अब ये मेन वर्ब हो गई। पहला क्या थी, हेल्पिंग वर्ब थी, अब ये इस समय क्या है, मेन वर्ब हो गई। क्यों हो गई मेन वर्ब, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है, तो इस हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब बनना पड़ेगा। आई हैव आ कार, इसको आप नोट कर लें।
अब देखिए एक सेंटेंस में आपको और देता हूँ, आई हैव गॉन देयर। अब इस वाले एग्जाम्पल से आपका भ्रम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है आपका, एच डॉट बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है आपका, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। ये क्या है आपका, अदर वर्ब हो गया। तो देखिए सेंटेंस में सारी चीज हो गई, सब्जेक्ट भी हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया हमारा, मेन वर्ब भी हो गया हमारा, अदर वर्ब भी हो गया हमारा। तो देखिए जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब अपना काम करेगी और मेन वर्ब अपना काम करेगी, यानी कि नौकर अपना काम करेगा और मालिक अपना काम करेगा। और इस वाले सेंटेंस में क्या है, इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमने क्या बताया, मेन वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब बनना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं रही। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं रही, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है। अगर इसमें मेन वर्ब होती तब ये क्या होता, आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। कब होता, जब यहाँ मेन वर्ब होती कोई और। जैसे देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद मेन वर्ब हो गई। ऐसे यहाँ पर होता सब्जेक्ट देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है। ऐसे यहाँ पर होता सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, यानी कि यहाँ पर मेन वर्ब होती ना तो ये क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती। लेकिन इस समय इसमें क्या है, इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो इस हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब बनना पड़ेगा। तो देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया, आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, आपकी मेन वर्ब हो गई, आपकी अदर वर्ब हो गई। तो देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब अपना काम कर रही है, मेन वर्ब अपना काम कर रही है और अदर वर्ब अपना काम कर रहा है। तो सारी चीज़ें सेट है, सारी चीज़ें फिक्स हैं। लेकिन तो इसीलिए तो जब मालिक और नौकर दोनों हैं, ये हो गया आपका नौकर, ये हो गया आपका मालिक, तो मालिक और नौकर दोनों हैं तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। ये अपना काम कर रही है हेल्पिंग वर्ब का, ये मेन वर्ब अपना काम कर रही है मुख्य क्रिया का, और इसमें क्या है, मेन वर्ब नहीं है यानी कि मालिक नहीं है तो इस नौकर को ही मालिक का काम करना पड़ रहा है। यानी कि इस समय आप पूछेगा, आपसे कोई आपसे पूछ ले, प्रश्न पूछ ले, यानी कि कोई आपसे प्रश्न पूछे तो आप क्या कहेंगे। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है तो आप क्या बताएंगे, सर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। वो पूछेगा क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है ये, तो इस हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब का काम करना पड़ रहा है। तो ये क्या है, मेन वर्ब है और इस जगह ये हेल्पिंग वर्ब है। एक बार और हेल्पिंग वर्ब देखिए, जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ हैं तो हेल्पिंग वर्ब अपना काम कर रही है, मेन वर्ब अपना काम कर रही है। लेकिन जब मेन वर्ब नहीं होगी तो इस हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब का काम करना पड़ेगा। तो ये क्या है, मुख्य क्रिया है आपकी और ये क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव गॉन देयर, मैं वहां जा चुका हूं। तो ये आपके दोनों सेंटेंस राइट होंगे। इस जगह क्या है, हैव आपकी मेन वर्ब है और इस जगह हैव क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। क्यों हेल्पिंग वर्ब, इस जगह हेल्पिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अपना काम कर रही है और मेन वर्ब अपना काम कर रही है। लेकिन इस जगह हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्यों है, इस जगह हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मुख्य क्रिया नहीं आई है, यानी कि मालिक नहीं आया है तो नौकर को ही मालिक बनना पड़ेगा। तो इसलिए जब मालिक नहीं होता है तो हम नौकर को ही मालिक बना देते हैं, यानी कि मालिक का काम कौन करता है, नौकर करता है। तो देखिए इस जगह क्या है आपकी, इस जगह आपकी मेन वर्ब नहीं है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब का काम करना पड़ रहा है। देखिए मैं इससे आपके बहुत सारे सेंटेंस बनवाता हूं, जैसे आई हैव अ कार, देखिए इस फॉर्मूले को आप स्पोकन इंग्लिश में कैसे काम में लें। देखिए आई हैव अ कार, नेगेटिव बना दो उसका, आई हैव नॉट अ कार, अभी आ रहे हूं, आई हैव नॉट अ कार। अब इसी का इंटरोगेटिव बना दो, हैव आई अ कार, हैव आई अ कार। अब प्रश्नवाचक में क्या करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। तो देखिए आई हैव अ कार, आई हैव नॉट अ कार, हैव आया कार, हैव नॉट आया कार, हैव नॉट आए आ कार, हैव नॉट आए आ कार। अब देखिए इसको, आपका हो गया अफर्मेटिव, आपका हो गया नेगेटिव, आपका हो गया इंटरोगेटिव, आपका हो गया इंटररोगेटिव। अब इसी को आप WH वर्ड बना दो, वाई WH वाई हैव आई आ कार,
अब वाई इसी को इंटर WH वर्ड बना दिया आपका। अब WH वर्ड नेगेटिव बना दो, वाई हैव नॉट आई आकार। देखिए आई हैव आकार, आई हैव आकार, आई हैव नॉट आकार, हैव आई आकार, हैव नॉट आई आकार, वाई हैव आई आकार, वाई हैव नॉट आई आकार। इस तरीके से आप दूसरा सेंटेंस बनाएं, उसमें भी आप 6 सेंटेंस बनाने का प्रयास करें। फिर तीसरा सेंटेंस लें अफर्मेटिव, उसके भी आप 6 सेंटेंस बनाएं। आपको आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। नेक्स्ट आपको थोड़ा सा साफ करता हूं और नेक्स्ट आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ऐसे ही आप पास्ट में बना दो, पास्ट सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन या अदर वर्ड। जैसे आई हैड माई लंच, आई हैड माई लंच, LUNCH। आई हैड माई लंच यानी कि मैं अपना लंच कर चुका था। आई हैड माई लंच, मैंने अपना खाना खा लिया। देखिए अब देखिए सबसे पहले क्या हो गया आपका, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा, ये मेन वर्ब हो गया। अब आप कहेंगे सर हेड तो हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब तब होती है जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ में आती हैं, तब हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब का काम करती है। लेकिन जब मेन वर्ब नहीं आती है तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब पढ़ना पड़ता है। तो इसमें क्या है, आपकी मेन वर्ब नहीं आई है तो इस हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब बनना पड़ेगा। तो ये अब इस समय हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इस समय ये क्या है, मेन वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब ये क्या है आपके अदर वर्ब। अब देखिए आई हैड माई लंच, मैंने अपना खाना खाया। अब देखिए सब्जेक्ट ये आपकी हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन इस समय मेन वर्ब नहीं आई है तो इसको ही मेन वर्ब बनना पड़ेगा। अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों आई हैं तो हेल्पिंग वर्ब अपना काम करेगी और मेन वर्ब अपना काम करेगी। जैसे देखिए मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल और लेता हूं और आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। देखिए एक सेंटेंस और लिया हमने, जैसे आई हैड माई लंच। अब आप कहेंगे सर इसमें तो दो ऐड है, ये सेंटेंस तो गलत होगा, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो दो ऐड है, तो आपको इस चीज़ को नहीं देखना, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला हेड ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ये जो हेड है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये जो हेड है ये आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब MB। अब देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, HB आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये आपके अदर वर्ड हो गए। अब देखिए आप कहेंगे सर दो हेड है इसमें तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए क्यों राइट होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई हेड। हेड कौन सी टेंस की सहायक क्रिया है, पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है ये हेड। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद MB थर्ड लगाते हैं। तो MB इसमें क्या है, हैव। तो हेड की कौन सी फॉर्म आएगी इसमें, हैव हैड हैड, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसकी सहायक क्रिया हेड होती है और इसमें B3 का प्रयोग करते हैं। तो हैव की B3 कौन सी हो जाएगी, हैव हैड हैड। ये आपकी कौन सी हो गई, B3 हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म की पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। माई लंच, आई हैड माई लंच, यानी कि मैं अपना लंच कर चुका था। तो देखिए आपको इसमें समझना क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का चक्कर समझना है कि क्या फंडा है, क्या नीति है इसमें। देखिए यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं, यानी कि विद्यालय में मालिक और नौकर दोनों हैं, तो मालिक अपना काम करेगा और नौकर अपना काम करेगा। यदि सेंटेंस में मालिक नहीं है, यानी कि विद्यालय में मालिक नहीं है, तो इस हेल्पिंग वर्ब को ही मालिक का काम करना पड़ेगा, यानी कि नौकर को ही उस स्थिति में मालिक
बनना पड़ेगा। तो देखिए ये इसमें हेल्पिंग वर्ब, ये क्या नौकर है आपका, इसको आप नौकर समझेंगे, इसको आप मालिक समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब है यानी कि ये आपका नौकर है, और ये मेन वर्ब है यानी कि ये मालिक है। तो देखिए मालिक और नौकर दोनों हैं, तो नौकर अपना काम कर रहा है, सहायक क्रिया का काम कर रहा है, और जो मालिक है वह मेन वर्ब का काम कर रहा है, वह मालिक का काम कर रहा है। तो ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। ओके, लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ब। इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन यानी कि नौकर तो है, हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन मालिक नहीं है, या मालिक यानी कि इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है। तो मेन वर्ब नहीं होगी तो ये हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करेगी। यानी कि हमने क्या बताया, विद्यालय में मालिक और नौकर दोनों हैं, तो मालिक अपना काम करेगा, नौकर अपना काम करेगा। लेकिन जब विद्यालय में मालिक नहीं होगा तो नौकर को ही मालिक का काम करना पड़ेगा। तो वही वाली स्थिति आ गई, इस जगह क्या है, मालिक नहीं है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब तो हो गई, मेन वर्ब नहीं है यानी कि मालिक नहीं है, तो इस नौकर को ही मालिक का काम करना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या थी, आपकी हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन इस समय ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि मालिक नहीं है। तो इस समय ये किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है, इसलिए ये मेन वर्ब है। जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती है तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब बनना पड़ता है। तो ये मेन वर्ब नहीं है तो इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब बनना पड़ेगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब अपना काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब अपना काम कर रही है। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें और अपने मित्रों को भी बताएं। इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का फंडा बिल्कुल क्लियर कर दिया। एक बार आपको और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखिए यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं, यानी कि मालिक ये रहा, नौकर ये रहा, मालिक और नौकर दोनों हैं, तो नौकर अपना काम कर रहा है, मालिक अपना काम कर रहा है। लेकिन यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन मेन वर्ब नहीं है, तो इस मेन वर्ब को, यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं तो हेल्पिंग वर्ब अपना काम करेगी, मेन वर्ब अपना काम करेगी। लेकिन यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब नहीं है तो इस मेन वर्ब को ही किसका काम करना पड़ेगा, इस हेल्पिंग वर्ब को ही किसका काम करना पड़ेगा, मेन वर्ब का काम करना पड़ेगा। मेन वर्ब का काम क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है और ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो इस हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब का काम करना पड़ेगा, यानी कि इस नौकर को ही मालिक का काम करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।